नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट 2026 जो पेपर होने वाला है, तो आज का हमारी वीडियो है मैथ्स पेडागोजी। आपके पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने की पूरी संभावना है। आज का क्वेश्चंस है टॉप 55 क्वेश्चंस, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सारे पेडागोजिस क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं और दोबारा आने की पूरी संभावना है। तो आज के वीडियो में हम मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो आपका मैथ का सब्जेक्ट है 30 नंबर का, तो जिसमें से आपका आता है 15 नंबर का पेडागोजी होता है और 15 नंबर क्वेश्चंस आपके चैप्टर वाइज होते हैं। तो 15 नंबर की अगर तैयारी हो जाती है आपकी, तो आप ऐसे क्लियर हो जाएगा आपका मैथ का पेपर। तो देखते हैं आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस अक्षर की दो सममिति रेखाएं हैं। निम्न में से किस अक्षर की दो सममिति रेखाएं हैं। ऑप्शन दिया है कि ई, बी है एच, सी है बी, डी है यू। तो किसकी सममिति रेखाएं हैं, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, एच की क्या है, आपकी दो सममिति रेखाएं हैं। इसमें जो एक रेखा, जिस एच आपका ये सममिति रेखा है, तो जिसमें जो एक रेखा है आपका, इसमें एक रेखा को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो दूसरा है क्या है आपका, एक जो आपका है जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है। दोनों रेखा क्या सममिति रेखा है। तो इसे क्या कहेंगे, दो दिशाओं में सममित बनाती है आपकी ये रेखा। ई में क्या है आपका, ई में हो जाएगा आपका क्या, कि ई में केवल सिर्फ ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा है। ई में क्या है आपका, केवल ऊर्ध्वाधर रेखा है। ई में सिर्फ ऊर्ध्वाधर रेखा है। बी में क्या है, बी में भी आपका सिर्फ क्षैतिज रेखा है। बी में क्या है आपकी क्षैतिज रेखा है। और यू में क्या है आपका, इसमें भी आपका सिर्फ ऊर्ध्वाधर रेखा है। लेकिन एच में क्या है, तो एच में एक ऊर्ध्वाधर रेखा है और दूसरा क्या है, क्षैतिज रेखा है। तो इसलिए ये दो सममिति रेखाएं से मिलकर बनी है। आपका ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है आपका कि एक डैश सदैव समबाहुभुज होता है कौन। ऑप्शन दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज, बी है वर्ग, सी है पंचभुज, डी है आपका वृत्त। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एक डैश डैश सदैव समबाहुभुज होता है कौन सा। तो समबाहुभुज रेखा किसे कहते हैं, पहले वो समझते हैं। तो जो सरल रेखाओं से बनी हुई ऐसी आकृति को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हो। तो जिसकी सभी भुजाएं, सबकी जो भुजाएं हो, चाहे जो कोण हो, सारे कोण बराबर हों। कोण ए बराबर कोण सी बराबर कोण डी, मतलब सारे कोण उसके बराबर हो, सभी भुजाएं उसके बराबर हो, तो क्या होती है, वह एक समबाहुभुज कहलाती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी कि वर्ग क्या है आपका, ये एक वर्ग हो गया, जो ए बी सी डी, ये इसकी क्या है, इसकी सारी रेखा क्या है, इसके सारी रेखाएं क्या है आपकी बराबर है। मतलब सभी कोण, प्रत्येक जो कोण है इसका, ये 90 डिग्री के बराबर है इसका प्रत्येक कोण। तो ये क्या हो गया आपका, ये समबाहुभुज जो वर्ग है आपका, एक वर्ग सदैव क्या है, समबाहुभुज होता है। वर्ग क्या होता है आपका, वर्ग एक सदैव समबाहुभुज होता है, क्योंकि इसके सारे कोण क्या होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री होता है। इसलिए वर्ग क्या हो गया आपका, तो वर्ग एक समबाहुभुज कोण होता है। तो ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 1 करोड़ होता है, 1 करोड़ है कितने के बराबर। ऑप्शन दिया है कि 100 मिलियन, बी है आपका 1 बिलियन, सी आपका 10 मिलियन और डी है आपका 1 बिलियन। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, 10 मिलियन क्या हमारा 1 करोड़ के बराबर होता है। लेकिन जो 1 करोड़ क्या है आपका, तो जो 1 करोड़ है ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में क्या होती है, 10 मिलियन होती है। 10 मिलियन के बराबर होता है 1 करोड़, 10 मिलियन के बराबर
होता है 1 करोड़। एक करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 6 7। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो 7 जीरो होते हैं। लेकिन 10 मिलियन कहाँ के 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ कहाँ का होता है? तो बताएंगे यह एक करोड़ अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में 10 मिलियन के बराबर 1 करोड़ होता है। 10 मिलियन के बराबर होता है कितना? 1 करोड़। लेकिन अगर एक क्वेश्चन होता है कि भारतीय संख्या प्रणाली में 1 करोड़ के बाद कितने शून्य होते हैं, तो बताएंगे कितने शून्य होते हैं? तो 7 शून्य होते हैं आपके 1 करोड़ के बाद। तो क्या होती है आपकी ये भारतीय प्रणाली के में 1 करोड़ ऐसा होता है कि एक के बगल में 7 जीरो लगाने पे 1 करोड़ हो जाता है। इसको 1 करोड़ इसको इस तरह से दर्शाते हैं किसमें? भारतीय संख्या प्रणाली में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की बात होगी तो हम बताएंगे कि 10 मिलियन के बराबर 1 करोड़ होता है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में। ठीक है, देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है? ऑप्शन दिया कि सूत्रों को याद करना, बी के सूत्रों को याद करना, डी है आपका दृश्यकरण, डी है संबंध स्थापित करना और निरूपण करना। यहाँ पे आपका डबल बार हो गया टाइप। यहाँ पे हो जाएगा अवधारणाओं को समझना। अवधारणाओं को समझने में तो इसमें पूछा है कि प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम पूछा है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन दिया कि सूत्रों को याद करना, बी की अवधारणाओं को समझने में, सी के दृष्टिकरण में, डी के संबंध स्थापित करना या निरूपण करना। तो इस राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए के सूत्रों को याद करना क्या है आपकी ये प्राथमिक गणित कक्षा में प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक होते हैं। और कौन से आपके सूत्रों को याद करने में सबसे अच्छा प्रासंगिक होता है? तो हम बताएंगे कि प्राथमिक कक्षा में अवधारणाओं को याद समझने में, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने में और गणितीय तर्कों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। कौन कौन से पे पहले हम देखते हैं। अवधारणाओं को समझने में, सेकंड हो जाएगा आपका आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने में, चिंतन को बढ़ावा देने में। थर्ड हो जाएगा आपका कौन सा? तो थर्ड हो जाएगा हमारा आपका गणितीय तर्कों को बढ़ावा देने पे, गणितीय तर्कों को बढ़ावा देने पर बल देता है। तो ये अब पूछा कम क्या है? तो सूत्रों को याद करना पे सबसे कम चर्चा में नहीं है, लेकिन आपका जो अवधारणाओं को समझने में, गणितीय तर्कों को बढ़ावा देना में, इन सब वो चिंतन को बढ़ावा देने में आपका ये बल दिया है आपका प्राथमिक गणित पे। देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर की कोई सममित रेखाएं नहीं है? पूछा यहाँ पे। तो किसकी आपकी सममित रेखाएं नहीं है? ऑप्शन दिया ए कि एक्स, बी है एम, सी है ए, डी है एल। तो किसकी सममित रेखाएं नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर कि जो एल में क्या है आपकी कोई सममित रेखाएं नहीं, क्योंकि इसे किसी भी रेखा द्वारा दो समान हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सकता एल को। लेकिन एक्स क्या है? तो एक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो एक्स क्या है? एक सममिति अक्षर एक्स में क्या है? तो समरूपता की दो रेखाएं हैं, कि दो रेखाएं हैं। कौन कौन सी है? एक हमारी हो जाएगी आपकी फर्स्ट हो जाएगी आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा और दूसरी हो जाएगी हमारी क्या? क्षैतिज। एक्स में दो रेखाएं कौन सा? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। एम में क्या है? तो एम की बात होती है तो एम में क्या है आपका? इसमें एम में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। कितना है? एक। इसमें एम में आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है। ए में क्या है?
ए में भी आपका इसमें भी एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। लेकिन यहाँ बात हुई है कि कोई सममितीय रेखा नहीं है, तो एल में क्या कोई सममितीय रेखा नहीं, क्योंकि इसमें दो समान हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन एक्स में क्या है आपका, एक्स में आपका एक ऊर्ध्वाधर रेखा है और एक क्षैतिज रेखा है। लेकिन एम में क्या सिर्फ ऊर्ध्वाधर रेखा है, ए में क्या ऊर्ध्वाधर रेखा, लेकिन एल में कोई ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी हिस्सों में इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, क्योंकि नहीं पूछा है तो हमको नहीं में आंसर देना है। देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका कि एक त्रिभुज की जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती है क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया, ए की विषमबाहु त्रिभुज, बी है आपका समकोण त्रिभुज, सी आपका समबाहु त्रिभुज, डी के समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। समकोण किसे कहते हैं, तो समकोण के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो समकोण एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोण एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। एक ऐसा त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। बात होती है यहाँ पे अब आपकी कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं वो भी देखते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं लंबाई के बराबर होती हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी लंबाई, जिसकी भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बात आती है समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं वो भी हम देखते हैं। ऐसा एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, ऐसी भुजाएं, ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, जहाँ दो भुजाएं की बात हो तो समद्विबाहु त्रिभुज, जहाँ एक भुजाएं की बात हो वहाँ आपका समबाहु त्रिभुज। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो लंबाई में, बराबर लंबाई की होती है, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मैं समझ में आया। विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है, जहाँ अलग अलग की बात हो विषम। जहाँ समकोण जिसकी एक भुजा, जिसके एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो वो समकोण। समबाहु एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं लंबाई के बराबर होती है, एक मतलब जिसकी भुजाएं लंबाई के बराबर होती है वो आपका समबाहु। और समद्विबाहु भी त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं लंबाई के बराबर होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो ये था हमारा परिभाषा। देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए। ऑप्शन दिया, ए की सटीक होनी चाहिए, बी है कि यह स्पष्ट होनी चाहिए ताकि यह विषय के खुलापन जोड़ सके, सी की बच्चे के दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से प्रबलित किया जाना चाहिए, डी की अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों के गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होगी। तो फर्स्ट कहता है कि ए और डी सही है, सेकेंड है कि ए बी सी सही है, थर्ड है कि ए और सी सही है, फोर्थ है कि ए सी डी सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपके लिए गणितीय भाषा की विशेषताएं के लिए, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए और सी इसका राइट हो जाएगा आंसर कि यह सटीक होनी चाहिए और बच्चे के दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। ऑप्शन इसका सी इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए और सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से।
कक्षा थर्ड के एक विद्यार्थी ने 26 × 5 को इस प्रकार हल किया। तो निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए उपयुक्त होगा? ऑप्शन दिया है कि एक अंक से गुणा करना, बी है कि पुनर्समूहीकरण की अवधारणा, सी है कि पहाड़ों का प्रत्यस्मरण कराना, डी है आपका एकेकी संगति। मतलब आपका 26 × 5 क्या होता है, 130 होगा। लेकिन बच्चे ने लिखा इस प्रकार से, तो इसको दोहराना इस भ्रांति की सुधारने के सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? तो हम बताएंगे आपका कि बच्चों को पुनः समूहीकरण की अवधारणा कराई जाए। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने में संबंधित है? ए कहता है एकेकी संगति, बी की पदानुक्रमिक समावेशन, सी की मूलभूत संक्रियाएं। तो ऑप्शन ए कहता है केवल ए सही है, बी है कि ए और बी सही है, सी है कि ए और सी सही है, डी है कि बी और सी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कि ऑप्शन ए और बी इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं और दोबारा आने की पूरी संभावना है, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ, सेम सिलेबस है। पेडागोजी क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं, बस आपको ऑप्शन का हेरफेर होता है। तो बस आप इस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपका पेडागोजी का कम से कम 15 नंबर में से आपका 10 नंबर सिर्फ इस वीडियो से क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए कहता है कि संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। बी है कि बच्चों की गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। सी है कि संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि बी और सी सही है, बी है केवल ए सही है, सी कि ए और सी सही है, डी केवल सी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी। तो केवल ए इसमें सही है कि संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम बनाने के लिए शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों का से उनकी गणित में समझ को बढ़ावा मिल सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों और कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन किस पक्ष का उपयोग किया गया है? ऑप्शन दिया ए की वैधता, बी है कि विश्वसनीयता, सी की व्यवहारिकता, डी की सुसंगति। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कि उस पक्ष के उपयोग किया जाना क्या कहेगा? तो वैधता कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी संभावना है इस बार भी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए कहता है कि एक अभाज्य संख्या है, बी कहता है कि एक भाज्य संख्या है, सी कहता है कि एक दोनों है, एक भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या है, डी कहता है कि एक न तो भाज्य संख्या है नहीं अभाज्य है न भाज्य है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी कि एक क्या है? तो एक न तो अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है। ये एक क्या है हमारा? न भाज्य है न अभाज्य है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उसे थोड़ा समझते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य किसे कहते हैं? तो वह संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसमें गुणनखंड एक और दूसरा गुणनखंड स्वयं वही संख्या होती है। दूसरा गुणनखंड स्वयं वही संख्या होती है, वो अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य भाज्य कौन सी होती है? भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो भाज्य होती है हमारी कि वह संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वह संख्या
जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होती है वह भाज्य संख्या होती है। तो एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, इसका डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। अभाज्य होती है संख्या वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, जिसमें का वो एक संख्या होनी चाहिए और दूसरा वो स्वयं होना चाहिए, तो अभाज्य होती है। लेकिन भाज्य क्या होती है? वह संख्या जिसके 2 से अधिक संख्या गुणनखंड हो वो भाज्य होती है। तो एक का क्या है? तो एक ना अभाज्य है न भाज्य है, क्योंकि सब कोई गुणनखंड नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद से। क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? कम पूछा है तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। सबसे कम उपयुक्त कौन सा है? ऑप्शन दिया है कि असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते, बी के सभी गणित सीख सकते हैं, सी है कि गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता, डी के अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें पूछा कम उपयुक्त है तो ऑप्शन डी के अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, यहाँ पे इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि गणितीय विचारों को विकसित करने बाधा डालता है। बच्चों को हतोत्साहित कभी नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर, क्योंकि सबसे कम पूछा है तो कम आपका गलत हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन को शामिल करता है कौन? ऑप्शन दिया कि संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम, बी की संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम, सी की संज्ञानात्मक सामाजिक आध्यात्मिक आयाम, डी की भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन को शामिल करता है कौन? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर कि संज्ञानात्मक और भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम क्या है हमारे शिक्षार्थियों को आकलन को शामिल करता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं पूछा है? इसमें आपका ऑप्शन है आपका कि आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान, बी की विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान और अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके, सी की सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, डी की विद्यार्थियों के ज्ञान की वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी कि विद्यार्थियों के ज्ञान की वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन दिया ए की गिनतारा, बी की डिंस ब्लॉक्स, सी मुद्रा, डी स्थानीय मान चार्ट। तो आपका राइट हो जाएगा आंसर, क्योंकि सबसे कम उपयुक्त पूछा है तो कम सबसे उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? तो आपका स्थानीय मान चार्ट ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा है आपका। तो आंसर नहीं में देंगे। ऑप्शन दिया है कि ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हो, बी कहता है कि यह बच्चे के अधिगम को बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है, सी कि इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है जो उनके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान हो, डी कहता है कि यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर देने की होने की परंपरा से के लिए महत्वपूर्ण है मुक्त करने के लिए। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा आपका? तो सत्य नहीं है पूछा है तो सत्य में आपका ऑप्शन बी कि बच्चे के अधिगम को बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम को अगुवाई करता है। यह क्या आपके तो शिक्षण गणित के शिक्षण विभिन्न प्रकार तरीकों के लिए सबसे कम और सत्य नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा है तो आंसर भी हम नेगेटिव में देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन दिया ए है कि गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। बी की चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। सी की शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। डी है कि विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों के आनंद नहीं लेते। तो सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा हो जाएगा आपका। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए की गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों को अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। अवसर, जहाँ बात अवसर की हो, प्रोत्साहित की हो, तो आपका सही आंसर होगा। क्योंकि क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में पूछा होगा तो सिर्फ आपको देखना कि कहाँ पे अवसर प्रदान किया जा रहा है बच्चे के लिए, कहाँ पे इसको प्रोत्साहित किया जाता है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन कक्षा 2 में 182 -67 को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से 1 उधार लेना पड़ेगा, तब हम 12 में से 7 को घटा पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति के अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिया है कि अध्यापक को बच्चों को डांट कर बैठा देना चाहिए। बी कि अध्यापक को उधार शब्द को बदलकर पुनः समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। सी के अध्यापक को बच्चों को कहना चाहिए कि घटाव की कलन विधि सीखने पर ध्यान दे। डी के अध्यापक को बच्चे के प्रश्न को नज़रअंदाज करके अपना काम जारी रखना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी कि अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनः समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है। ऑप्शन दिया है कि इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप से देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। बी है कि इबारती सवाल गणितीय निदर्शन के उदाहरण नहीं होते। सी कि इबारती सवाल केवल माध्यमिक कक्षाओं का महत्वपूर्ण होते हैं। डी कि इबारती सवाल गणित में कार्यविधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए कि इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहाँ बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप से देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंध के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन दिया है कि विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय की समय सारणी को पढ़ने के लिए कहना। बी कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। सी कि विद्यार्थी को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना और विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने को कहना। डी है कि श्यामपट्ट पर एक दंड आरेख चित्रांकित करना और विद्यार्थियों को उसमें से आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना। तो सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा हो जाएगा आपका। सबसे उपयुक्त तरीका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी कि विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित है। ए कहता है कि संख्या चार्ट, बी है टेलर का गिनतारा, सी है आपका डायनिस ब्लॉक्स और डी है कि ग्राफ पेपर। तो फर्स्ट कहता है कि ए और बी सही है, सेकेंड है कि बी और डी सही है, थर्ड है केवल बी सही है, फोर्थ है कि ए और सी सही है। तो सबसे उचित तरीका कौन सा हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा इसमें राइट आंसर। तो बी और डी, तो टेलर का गिनतारा और आपका ग्राफ पेपर सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सप्ताह में एक दंत चिकित्सालय से में मरीजों की संख्या किस प्रकार थी? सोमवार को 25 मरीज, मंगलवार को 38 मरीज, बुधवार को 45, बृहस्पतिवार को 18, शुक्रवार को 36 और शनिवार को 39। तो इस तालिका के आधार पर गलत कथन पूछना है। इसमें पूछा है गलत कथन को चुनिए। तो ऑप्शन ए कहता है कि मरीजों की कुल संख्या 200 थी। 200 थी, देखते हैं। तो आपका संख्या 25, 38, 45, 18 प्लस 36 प्लस 39 बराबर 201। देखिए यहाँ पर पता है 200 संख्या थी, लेकिन हमारा 201 आ रहा है। बी कहता है कि आंकड़ों का परिसर 27 है। आंकड़ों का परिसर 27 है। कैसे? तो बड़ी संख्या इसमें होगी। बुधवार को 45 है और सबसे कम मरीज किस दिन है? तो बृहस्पतिवार को। तो 45 माइनस 18 हो जाएगा 27। ये सही है। अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक है। अधिकतर दिनों में, हाँ, इस मंगलवार को भी अधिक है, बुधवार को भी अधिक है, शुक्रवार को भी अधिक है, शनि को भी अधिक है। सिर्फ 2 दिन है तो सबसे अधिक, हाँ, ये बात तो सही है। ये भी सही हो गया। डी है कि सोमवार और बुधवार को मरीजों की संख्या का अंतर 20 है। सोमवार में कितना है? सोमवार में 25 है और कहा कि बुधवार 45। तो 45 माइनस 25 बराबर कितना हो गया? 20। ये भी सही है, लेकिन कथन पूछा गलत। तो ऑप्शन ए की मौजूद संख्या कितनी संख्या बताएगी? 200। लेकिन कितना टोटल आ रहा है आपका? 201। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद से ऑप्शन को आगे बाई लाइन टू लाइन बढ़ते जाए ताकि आपका आंसर बिल्कुल गलत ना हो। अगर इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका सटीक आंसर सही जाएगा। कम समय में अच्छा से प्रैक्टिस, अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किन भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया है फर्स्ट कि रामानुजन, सेकेंड है भास्कराचार्य, थर्ड है कि वराह मिहिर, फोर्थ है आर्यभट्ट। तो सही विकल्प चुने। तो ए कहता है कि फर्स्ट और फोर्थ सही है, बी की सेकेंड और फोर्थ सही है, सी है कि फर्स्ट एंड थर्ड सही है, डी है कि सेकेंड और थर्ड सही है। तो कौन सा इसके रूप में जाना जाता है संख्यात्मक विश्लेषण के रूप में? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा? तो ऑप्शन सी कि फर्स्ट और थर्ड इसका राइट हो जाएगा आंसर कि रामानुजन और आपका वराह मिहिर आपके संख्यात्मक विश्लेषण संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? ऑप्शन दिया है ए कि सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, बी की सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, सी की सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, डी की सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। तो सही विकल्प चुने। तो फर्स्ट है कि ए और डी सही है, सेकेंड है केवल बी सही है, थर्ड है केवल सी सही है, फोर्थ है कि बी, सी और डी सही है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसमें सही होगा आंसर कि बी, वो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, ये भी सही है। सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये भी सही है। और सभी अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये भी सही है। तो मतलब बी, सी, डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मुख्य उपगम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर की गई है वह है आपका रचनात्मकतावाद, बी की व्यवहारवाद, सी की उपयोगितावाद, डी की शिक्षावाद। तो कौन सी अधिगम को लेकर की गई है? तो वह है आपका ऑप्शन ए कि रचनात्मकवाद के लिए आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर की गई रचनात्मकतावाद। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से।
क्वेश्चन है कि एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशतता छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थियों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% छूट के साथ 2 मोटरसाइकिलों के मूल्य का परिकलन करने की आवश्यकता है। एक समूह दोनों मोटरसाइकिलों के कुछ मूल्य का परिकलन करता है और फिर कुल मूल्य में 16% काट लेता है, तो इस समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि क्या कहलाएगी? ऑप्शन कहता है कि गलत है, क्योंकि उन्हें कुल मूल्य के से 16% काट दिया और दिया बजाय 16% कुल मूल्य के औसत से। बी है कि सही है तथा यह छूट एवं मूल्य का परिकलन करने का एकमात्र तरीका है। सी है कि एक प्रश्न को हल करने का वैकल्पिक कार्यनीति है। डी कि गलत है, क्योंकि उन्हें कुल मूल्य से 18% की जगह 16% छूट काट दी है। तो इस समूह में द्वारा प्रयोग की गई विधि कौन सी है? तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन डी की गलत है, क्योंकि उन्हें कुल मूल्य 18% की जगह 16% की छूट काट दी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन है कि समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझाती है और आगे पूछती है कि अगर हल दिया गया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं? तो सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए कहता है कि 2 समीकरण, बी है कि 1 समीकरण, सी है कि कोई समीकरण नहीं और डी है आपका कई समीकरण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कि डी कई समीकरण इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से दो स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। ए है कि श्यामपट्ट का एक फलक है, बी है कि एक रेखा है, सी की एक किरण है, डी है कि एक रेखा खंड के। तो इसका मिलान करना है। तो एक श्यामपट्ट का एक फलक क्या होगा? इसका एक फलक होगा आपका, एक श्यामपट्ट का एक फलक होगा, एक तल का एक भाग निरूपित करता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा इसका। एक रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती, ये बात सही है। सी की एक किरण के एक अंत बिंदु है, ये बात सही है। और डी की एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, थर्ड का, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं होगी? ऑप्शन दिया ए है कि समकक्षी आकलन, बी की योगात्मक आकलन, सी की रचनात्मक आकलन, डी है कि नैदानिक आकलन। तो इसका राइट होगा आंसर, क्योंकि उपयुक्त नहीं है पूछा है आपका, तो नहीं में आंसर देना है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा? योगात्मक आकलन। इसका ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा सेकेंड होगा, इसमें 11 हो गया है। कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संक्रियाओं में अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से है? ऑप्शन ए दिया है कि इसमें बच्चे की अनौपचारिक कार्य नीतियों को विकसित करने की क्षमता समाकलित है, बी कि इसमें बच्चे की अनुमान लगाने की क्षमता समाकलित है, सी कि इसमें बड़ी संख्याओं के साथ परिकलन करने की बच्चे की क्षमता समकालित है। सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन कहता है ए कि ए और बी सही है, बी है कि बी और सी सही है, सी केवल सी सही है, डी कि ए और सी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए कि ए और बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाता है, उसे यह अनुभूति होती है कि कैंची डैश को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि ऑप्शन ए कहता है कि शीर्षामुख कोण है,
बी कोणों को रैखिक युगल है, सी की संगत कोण है, डी के एकांतर कोण है। तो सही विकल्प क्या होगा आपका? तो जो कैंची को डैश समझाने के सबसे सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका? तो शीर्षामुख कोण और कोणों का रैखिक युगल। ऑप्शन कहता है कि ए की बी और सी सही है, सेकेंड है कि बी ए और बी सही है, थर्ड है कि ए और सी सही है, फोर्थ है कि ए और सी और डी सही है। तो सही होगा इसका उदाहरण कौन सा होगा? तो शीर्षामुख कोण का और कोणों का रैखिक युगल। ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा? ऑप्शन सेकेंड ए और बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषता को निरूपित करता है? ए है कि एक अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है, बी है कि यह प्रयोगों के द्वारा गणितीय प्रमेयों की सिद्ध करने के अवसर प्रदान करती है, सी कि यह कंजेक्चर बनाने में, उनकी जांच करने और देखे गए पैटर्न के सामान्यीकरण करने में अवसर प्रदान करती है, डी कि इसका उपयोग विद्यार्थी गणित के ज्ञान का आकलन करने के लिए और तदनुसार उनको ग्रेड देने के लिए किया जाता है। तो सही विकल्प क्या है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि ए और डी सही है, सेकेंड है कि बी और सी सही है, थर्ड है कि आपका ए और सी सही है, फोर्थ है कि बी और डी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कि ए और सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन ए और सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2022 ने अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटकों को महत्व पर प्रकाश डाला है। ऑप्शन ए है कि लिखित चिन्ह, बी है कि अनुभव, सी है कि बोलचाल वाली भाषा, डी की चित्र, ई है अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय इन घटकों का कौन सा निम्नलिखित उपक्रम होगा? तो ये डी आपका नहीं है क्योंकि इसमें गलत से आ गया है। तो चित्र, डी है कि चित्र। तो अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय इन घटकों का कौन सा निम्नलिखित उपयुक्त क्रम होगा? तो इसका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट में कि बी सी डी ए है, सेकेंड है कि सी ए डी बी है, थर्ड है आपका कि बी सी ए डी, फोर्थ है कि सी डी ए बी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो होगा कि बी सी डी ए, मतलब आपका अनुभव, हाँ पहले अनुभव, फिर इसके बाद से होगा बोलचाल वाली भाषा, उसके बाद से फिर होगा कौन सा? चित्र, उसके बाद से होगा लिखित चिन्ह। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए कि छोटे समूह वाले ऐसे खेल खेलना जो गणितीय कौशल एवं अवधारणाओं पर आधारित हो, सेकेंड बी है आपका औपचारिक और अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग कर गणितीय विचारों का लिखित में संप्रेषण, सी है आपका रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों को मिलता तथा अन्वेषण करना कि वे अपने काम में गणित का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, डी है कि दैनिक जीवन में उत्पन्न डाटा को एकत्र करना, सुव्यवस्थित करना, निरूपित करना तथा प्रतिपादित करना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो किसको योगदान को प्रतिबिंबित करता है? तो रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों को मिलता तथा अन्वेषण करना कि वे अपने काम में गणित का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विवृत और समृद्ध वक्र की अवधारणा पर चर्चा करती है। विद्यार्थियों की बेहतर समझ के लिए वह 4 बिंदु के साथ एक उदाहरण देती है। अगर वक्र विवृत है तथा 4 बिंदु की स्थिति है तो क्या होगा? ऑप्शन दिया कि उनमें से 3 संरेखी होने चाहिए, बी है कि सभी संरेखी होने चाहिए, सी कि उनमें से 2 संरेखी होनी चाहिए, डी है आपका कि उनमें से 3 संरेखी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन की एक शिक्षिका कक्षा में विवृत और समृद्ध वक्र की अवधारणा पर चर्चा करती है तो विद्यार्थियों की बेहतर समझ के लिए वह 4 बिंदु को एक साथ एक उदाहरण देती है। अगर वक्र विवृत है तब 4 बिंदु की स्थिति होती है कैसी? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी कि सभी संरेखी
होती है। ऑप्शन डी इसका, बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहले समझते हैं कि विवृत वक्र किसे कहते हैं। तो ऐसा वक्र जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अलग अलग हो वह होता है हमारा विवृत वक्र। कैसा? ये अपने अंदर कोई क्षेत्रफल नहीं घेरते। कौन? विवृत आपका जो वक्र है ये अपने अंदर कोई क्षेत्रफल नहीं घेरते। जैसे कि आपका अक्षर में होता है CSN, यह एक खुली हुई लहरदार रेखा है। लेकिन समृद्ध क्या होती है? जिसको क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। तो ऐसा वक्र जो एक ही बिंदु से शुरू हो और ख़त्म हो, यानी जिसकी शुरुआत और अंतिम बिंदु एक ही हो, वह क्या है आपका समृद्ध बिंदु, जिसको एक क्षेत्र में या क्षेत्रफल को घेरते हैं। जैसे कि वृत्त, सर्किल, त्रिभुज, आयत, आपका अंडाकार आकृति, ये सब क्या है हमारे, ये सब क्षेत्रों को घेरते हैं। ये समृद्ध रेखा हो गए। जो CSN ये क्या हो गया आपका विवृत, क्योंकि ये खुले में लहरदार होते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल नहीं घेरते। लेकिन सर्किल हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, अंडाकार आकृति, ये सब क्या है तो क्षेत्रफल को घेरते हैं। तो ये आपका समृद्ध वक्र हो गया। तो सभी क्या है संरेखी है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन गणित उन स्तरों में पदानुक्रमित है जो कि तार्किक रूप से व्यवस्थित है के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही उदाहरण हैं। ए है कि पूर्णांकों की धारणा को संख्याओं के गुणन और भाग की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। बी है कि गुणन योग की अवधारणा का अनुपालन करता है और इस पर विकसित कर होता है। सी की संख्या बोध को योग और व्याकरण की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। सही विकल्प क्या होगा? तो ऑप्शन दिया फर्स्ट की केवल बी सही है, सेकंड है कि ए और बी सही है, थर्ड है कि बी और सी सही है, फोर्थ है कि ए और सी सही है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन थर्ड की बी और सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है आपका? तो ऑप्शन दिया है कि यह विद्यार्थियों की भ्रांति की पहचान करने में सहायता करता है। बी की संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। सी की विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना। डी की निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी की विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से कक्षा 2 में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा के एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया। सेब क्या 28 बच्चे खाते हैं, अमरूद 26 बच्चे खाते हैं, आम को 44 बच्चे खाते हैं, केला को 14 बच्चे खाते हैं, अंगूर को 28 बच्चे खाते हैं। यह है आपके बच्चों की संख्या जो इतने बच्चे खाते हैं। तो सही विकल्प को चुनें। सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। सेब और अमरूद खाने वाले बच्चों की संख्या, तो सेब कितने खाते हैं बच्चे? सेब खाते हैं हमारे बच्चे कितने? 28। और अमरूद की बात हुई है, अमरूद कितने खाते हैं? तो 26। तो समान कहाँ यहाँ पे आपका? ये गलत हो गया आपका, क्योंकि 26 में से 28 में 26 घटाएंगे तो 2 हो गया, तो ये समान नहीं है, ये हो गया गलत। अंगूर और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। देखते हैं अंगूर कितने बच्चे खाते हैं। अंगूर खाते हैं आपके 28 बच्चे और केला कितने खाते हैं? 14 बच्चे। तो 28 में 14 के कितना बच गया आपका? 14। ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि अंतर होता है 16 लेकिन होगा 14, ये भी गलत हो गया। थर्ड है कि आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से दोगुनी है। मतलब आम कितने बच्चे खाते हैं? 44। केला कितने खाते हैं? आपके 14। तो 44 14 बराबर कितने हो गए? 56। देखिए अमरूद कहते हैं कि अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दोगुनी है। अमरूद कितने खाते हैं बच्चे? 26। लेकिन दोगुनी की बात हुई है तो गुणा करेंगे तो कितने होंगे आपके? 52। तो ये भी गलत हो गया आपका, ऑप्शन थर्ड भी गलत हो गया। 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। 10 बच्चे जो हैं आपके ये दिए गए तालिका में किसी भी फल को पसंद नहीं करते। कैसे देखते हैं? तो कैसे मैं कहाँ करूँ इसको, यहाँ करती हूँ। तो 28 + 26 + 44 + 14 +
28 बराबर कितने हो गए? 140 हो गए। अब कुल कितने बचे दिए हैं? 150। तो 150 में से माइनस की 140 तो हो जाएगा आपका 10। तो ये आपका सही होगा तालिका, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन देता है पेपर में, तो इसको सही से पढ़ें और ऑप्शन टू ऑप्शन काटते हुए आंसर का सही विकल्प देंगे तो आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। बस आप क्वेश्चन को सॉल्व करते माइंड को एकदम बिल्कुल सेट किए रहेगा, स्थिर रखिएगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा। देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन की सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थी को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है? ऑप्शन ए की संरक्षण, बी की अपघटन, सी की वर्गीकरण, डी की क्रमबद्धता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन सी की वर्गीकरण इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि ऑप्शन दिया ए कि भाग की समस्याओं को दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, बी कि भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं होती, सी कि भाग की समस्याएं हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जोड़ घटा गुणा करना ठीक प्रकार से जान ले, डी कि विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर विद्यार्थी को भाग की समस्या हल करने की कठिनाई होती क्योंकि उनका क्या होता है, तो भाग की समस्या हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी को जोड़ घटाव और गुणा करना ठीक प्रकार से जान ले। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी 2 मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4 + 5 करने के लिए कहा जाता है तो वह अधिकांश वही शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है? ऑप्शन दिया है कि शिक्षार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते, बी है कि शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय पद्धतियों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते, सी कि शिक्षार्थी को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता, डी है कि कुछ शिक्षार्थी गणितीय कौशल में कमजोर होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी के शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय पद्धति को उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होते। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में लिखने को कहा जाता तो वह इसे ऐसे लिखता है या लिखती है। तो यह इंगित करता क्या है कि ऑप्शन है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने और सहायता की आवश्यकता है, बी कि वह गणित सीखने में अयोग्य है, सी कि विद्यार्थी सीखने में कमज़ोर है, डी कि वह शरारती है। तो उसे कहा गया कि 105 अंक लिखो, तो उसने लिखा 100 लिखे फिर 5 लिखा। तो इंगित क्या करता है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कि वह क्या है, तो स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन दिया कि यह एक भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है, बी है कि एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है, सी है कि एक भिन्न के गणितीय चिन्ह की विभाजन समस्या को निरूपित करने के लिए किया जा सकता है, डी कि यह रूप पूर्ण का एक भाग निरूपित करता है जो कि एक से बड़ा हो। तो इसका राइट आंसर कौन सा? क्योंकि पूछा कि कथन सत्य नहीं है तो हम नहीं में आंसर देंगे। तो ऑप्शन डी कि एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता तो जो कि एक से बड़ा हो। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन है कि जैस्मिन ने कहा एक आयत में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समानांतर होते हैं, एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समानांतर होते हैं और उसी प्रकार एक समानांतर चतुर्भुज में भी, इसलिए आयत और वर्ग दोनों में ही समानांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मिन वन हेले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन डैश पर स्तर पर है, कौन से? ऑप्शन दिए कि औपचारिक निगमन पे,
बी की विश्लेषण, सी की दृश्यीकरण, डी की संबंधों की समझ पर। तो जैस्मिन वैन हेले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के डैश स्तर पर है, कौन से स्तर पे? तो ये हो जाएगा आपका कि विश्लेषण स्तर पर है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है? एक निश्चित लंबाई किसकी होती है? ऑप्शन दिया कि एक किरण के, बी की एक रेखा, सी एक समतल, डी एक रेखाखंड का। तो किसकी एक निश्चित रेखा या लंबाई होती है? तो ऑप्शन डी कि रेखाखंड किसे कहते हैं वो समझते हैं। एक रेखाखंड एक निश्चित लंबाई होती है क्योंकि यह दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। यह परिमित और मापने योग्य होते हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं वो भी देखते हैं। एक रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है क्योंकि यह दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। क्योंकि यह परिमित और मापने योग्य होती है, इसलिए रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है क्योंकि यह परिमित और मापने योग्य होती है। देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन है कि इन प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में नहीं दिए होते हैं, बी है कि यह प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं, सी कि इन प्रश्नों को हल करने में समय अधिक लगता है, डी कि इन प्रश्नों को एक दूसरे की नकल करना आसान नहीं है। तो आपको सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा हो जाएगा? तो होगा कि यह प्रश्न विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन दिया है कि एक रेखा आलेख आंकड़ों की विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने में काम आता है, बी है आपका एक आयत चित्र जिसकी संपूर्ण विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है, सी के आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जबकि आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो, डी है कि एक दंड आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं। तो आंकड़ों के प्रबंधन का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा आपका? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कि आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जबकि आंकड़ों का रुझान का तुलना दिखानी हो। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक बच्चे ने प्रश्न हल किया 1/2 + 1/3 = 2/5। इस हल से सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकला जा सकता है? ऑप्शन दिया ए कि बच्चा नहीं जानता कि भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है, बी कि बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया है, सी कि बच्चे को संख्याओं को जोड़ना नहीं आता, डी कि बच्चे को लघुत्तम समापत्ति लेना नहीं आता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कि बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है क्योंकि यह ऑप्शन है कि यह एक शिक्षक का स्थान ले सकता है, बी कि यह एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है, सी है कि यह स्कूल में सीखने का सबसे कठिन पहलू है, डी है कि यह मानव अस्तित्व के लिए सबसे मूलभूत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन होगा कि यह एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ऑप्शन ए की संस्मरण और गहन रूप से एल्गोरिदम को बढ़ावा देना, बी की गणितीय तर्क विचार, सी की सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिकारी बनना। तो सही विकल्प क्या होगा इसका? तो ऑप्शन दिया फर्स्ट कि केवल बी सही है, बी है सेकंड है कि केवल ए सही है, थर्ड है कि बी और सी सही है, फोर्थ है कि ए और बी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कि केवल बी सही है, क्योंकि गणितीय तर्क का विचार है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा की परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन दिया ए की सूत्र आधारित विधि, बी की ट्रांसले जिसको टाइलिंग कहते हैं, सी की सन्निकट और अनुमान, डी की गिनतारा। तो चौथी कक्षा के बच्चों के क्षेत्र अवधारणा के परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कौन सा राइट आंसर? तो हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन जिसको टाइलिंग कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित के संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिया है कि ए सूर्य सिद्धांत, बी है कि बोधायन शुल्ब सूत्र, सी है कि लीलावती, डी है चरक संहिता। तो भारतीय गणित से संबंधित नहीं है पूछा है, तो चरक संहिता इसका राइट हो जाएगा आंसर। जो चरक संहिता है ये किससे संबंधित है? तो हम बताएंगे कि यह आचार संहिता आयुर्वेद, भारतीय जो चिकित्सा है ना आयुर्वेद का एक शास्त्रीय ग्रंथ है, का एक शास्त्रीय ग्रंथ है चरक संहिता, शास्त्रीय ग्रंथ है। इसका गणित से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह एक भारतीय चिकित्सा का शास्त्रीय ग्रंथ है चरक संहिता। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो ये थे हमारे आपके टॉप क्वेश्चंस जो आपके पेडागोजी क्वेश्चंस सारे आ चुके हैं और दोबारा आने की पूरी संभावना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके पेडागोजी जितने क्वेश्चंस मैं कराई आज, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चंस आ चुके हैं और दोबारा आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।